नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम है राजू। राजू ड्राइवर। राजू ड्राइवर की ये घटना साल 2004 की है। राजू ड्राइवर उत्तराखंड के रहने वाले और एक सेठ के पास में ड्राइवरी का काम करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ में, आइए उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजू है। मेरी उम्र लगभग 24 साल के आसपास हो चुकी थी और मैं गरीब परिवार से था। तो ले दे करके मेरे पिता ने ड्राइवरी सिखा दिया था और वही ड्राइवरी आज हमारी घर की रोजी रोटी चला रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ हम लोग बचत कर पाते थे। जो सेठ थे ना, बहुत कम पैसा हमें देते थे। हमारी गरीबी का वो फ़ायदा उठाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि जब भी मैं उनसे तनख्वाह बढ़ाने का बात करता था, तब मेरी तरफ वो चौंक के देखने लगते बड़ी बड़ी आंखों से। कहते कि अभी रुक जाओ, अगर ज़्यादा जल्दी है ना तो कहीं और जाके काम ढूंढ लो। लेकिन मैं जानता था कि ड्राइवरी का काम आओ इतनी आसानी से मुझे मिलेगा नहीं। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता था। मजबूरन बस मुझे वहाँ नौकरी करनी पड़ रही थी और ये जो नौकरी थी ना, मैं जानता था कि मैं ज़्यादा दिन तो कर नहीं पाऊँगा। मैं नौकरी के जुगाड़ में लगा हुआ था। अपने यार दोस्तों से सबसे बता रखा था कि कोई योग्य ड्राइवर की नौकरी मिलती है तो मुझे ज़रूर बताना। अब कहानी का शुरुआत होती है जो मेरे साथ अब घटी थी। वो जो महीना था ना, गर्मी का चल रहा था और एक बाबा आते थे। बाबा तो मैं अब ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन बाबा के जैसे दिखते नहीं थे। 40, 45 या 50 साल के आसपास के रहे होंगे। सिंपल सा साधारण सा कपड़ा पहनते थे। गले में कुछ माला जरूर डालते थे और उनकी आंखें तो ऐसी लगती थी कि हमेशा नशे में है। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, किसी पर भी भड़क जाते थे। सेठ जी उनको लेके आए थे और आज नहीं, वो काफ़ी दिनों से अब सेठ जी के घर तो नहीं आते थे, उनके फार्म हाउस में रुकते थे। सेठ जी कोई ना कोई काम से उनको बुलाते रहते थे, कभी 4 महीने में, कभी 5 महीने में, ऐसा उनका आना जाना लगा रहता था। लेकिन सेठ जी उनको कहते थे कि आप हमारे बंगले में रुकिए, लेकिन वो मना करते कि नहीं नहीं, मैं बंगले में रुकने वाला नहीं हूँ। तब सेठ जी फार्म हाउस हमें भेजते थे। मैं उनकी अब ड्राइवरी करता था। जब तक वो रहते मैं उन्हीं के सेवा में लगा रहता था। ऐसा सेठ जी ने मुझे हुक्म दिया था और उसमें थोड़ा मुझे आराम भी मिलता था कि ज़्यादा वो इधर उधर जाते नहीं थे। बस उनके लिए मैं खाने पीने का इंतज़ाम जो सेठ जी किया करते थे और बाबा कुछ बाज़ार से मंगवाना, अगर कोई उनको ज़रूरत होती थी तो मैं जा कर के बाज़ार से लेके आ जाता था। और वो पूजा पाठ करते थे, लेकिन बाबा वाला वस्त्र उन्होंने पहन रखा था और वो बाबा की तरह लगते भी नहीं थे। दाढ़ी मुझे जो थी बिल्कुल क्लीन रखा करते थे, बाल भी छोटे छोटे थे। लेकिन जब कोई पूजा साधना करते ना तो माला वगैरह पहन लेते थे और कभी कभी रात के मुझे कहते कि चलो शमशान में जाना है, हमें वहाँ साधना करना है, पूजा पाठ करनी है। तब मैं बहुत डर जाता था। मैं डरा हुआ उनकी तरफ देखता। तब वो अब कभी हंसते तो नहीं थे, लेकिन उस टाइम मुझ पर वो ज़रूर हंसते थे। डर गया शमशान का नाम लेते ही, अरे कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ में है ना, चल डर मत। जब मैं उनको शमशान में छोड़ देता, तब कहते कि चला जा फार्म हाउस में आराम कर ले। देख अब इतने टाइम में घड़ी देख ले और मेरे से घड़ी मिला ले। इतने टाइम के अंदर में तुम दोबारा यहाँ पर आ जाना, तब मैं साथ चल दूँगा। कभी कभी होता था जब वो आते थे तो कभी कभी ऐसा मामला आता था जब मुझे शमशान में उनको लेके जाना पड़ता था। नहीं तो उसी फार्म हाउस में रुके रहते थे और वो ये नहीं थी कि हमारे सेठ के पास ही वो काम करते थे, पूजा पाठ करते थे। और भी उस शहर में कुछ लोग थे जो उसी फार्म हाउस में बाबा जी से मिलने के लिए आते थे।
सबकी अलग अलग समस्याएं थी, मैं वो तो नहीं जान सकता और ना मैं उनके इतना नज़दीक गया था। जब लोग बाग आते थे ना तो मुझे लगता था कि बाबा चमत्कारी हैं, शमशान में जाते हैं तो इनमें जरूर शक्ति होगी। उन दिनों में बड़ा गरीबी में हमारा परिवार चल रहा था। मुझे लगने लगा कि आखिर ये बाबा लोगों को करते क्या होंगे, क्या धन दौलत देते होंगे या कुछ और करते होंगे। मैं उस टाइम इस विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रखता था, लेकिन धीरे धीरे जब लोग वहाँ पर आते थे आसपास के, वो भी बहुत पैसे वाले लोग थे, तो उनको क्या तकलीफ हो सकती थी। मैं थोड़ा सा उन पर नज़र रखने लगा। कभी कभी मौका मिलता तो मैं उनसे थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करता, बातचीत करता उनसे कि आप लोगों को क्या तकलीफ है, आप इन बाबा के पास में आ रहे हैं। तब कहते हैं कि देखो, पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है, सेहत भी एक चीज़ होती है, कई समस्याएं होती हैं जिसके लिए हमें इनके पास में आना पड़ता है। तब मैं समझा कि बाबा धन दौलत शायद देते भी होंगे या ऐसा कुछ करते होंगे, लेकिन साथ में ये सेहत का भी दूसरों का ख्याल रखवाना चाहते थे। ऐसा उनमें ये गुण था। लेकिन मैं उनसे बहुत डरता था। जब भी वो मुझे आवाज़ देते थे, ने राजू राजू, तो मेरी रूह कांप जाती थी। उनकी जो आंखें थी ना, हमेशा नशे में दिखाई देती थी। बिल्कुल गुलाबी कलर की नज़र आती थी, बड़ी बड़ी सी आंखें, लेकिन डरावना चेहरा नहीं था, देखने में ठीक ठाक लगते थे। 50 के आसपास की उम्र के होंगे, सिंपल कपड़ा पहनते थे। कोई उनको देख करके ये नहीं कह सकता था कि ये बाबा हैं, ये कोई तंत्र मंत्र का काम करते हैं। कोई भी समझता है कि एक साधारण सा इंसान है। धीरे धीरे जब भी आते ना, 1 महीना के आसपास रुकते। मैं अब उन्हीं की सेवा में लगा रहता। सेठ जी ड्यूटी मेरी उनके साथ में लगा देते। मेरे भी कुछ अब ऐसा आराम मिलता तो मैं उनकी सेवा में लगा रहता। कोई ज़्यादा परिश्रम का काम तो होता नहीं था। खाने पीने की भी मुझे भी खूब मिलती थी। बाबा इन चीज़ों को मुझे छूट दे रखी थी कि खाने पीने में लापरवाही मत रखना। फल फ्रूट ड्राई फ्रूट सब मुझे दे दिया करते थे कि जब भूख लगे भोजन कर लेना चाहिए। खैर मैं बताऊं, जब उनसे तीसरी बार मैं मिला तब मैं थोड़ा सा उनसे नज़दीकी हो चुका था। मैं उनसे अब डरता नहीं था। मैं समझता था कि ऐसे ही हैं, ये मिनट मिनट में गर्म हो जाते हैं और अपनी उस पर आ जाते हैं, छो में आ जाते हैं। दूसरा कोई देखे तो लगेगा कि हाँ, ये बहुत गुस्से में हो चुके हैं। लेकिन मैं समझने लगा था उनको कि उनका गुस्सा क्षणिक है, कुछ देर के लिए आता है और फिर ठंडा हो जाता है। खैर मैं गरीबी में तो जूझ रहा था। बाबा से मेरी परिचय तो हो ही गई थी। लोग बाग आते थे, अब जो भी उनका जानकार थे, और उनके लिए कुछ न कुछ काम किया करते थे, पूजा पाठ। कभी शमशान में जाकर के भी पूजा करते थे। मैं भी जाता था उनको छोड़ने के लिए, ले आने के लिए। तो नज़दीकी मामला तो हो चुका था, लेकिन कभी भी अपने बारे में उनसे कुछ ऐसा कुछ मैं बोला नहीं था। मैं सोचा कि नहीं, क्या पता भड़क जाए, गुस्सा हो जाए, नाराज़ हो जाए, फिर सेठ को बोल दें हमारे, तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। डरता था मैं एक बार उदास बैठा था। घर से ऐसी कुछ खबर मिली थी कि पिता की तबीयत खराब चल रही है, पैसे की अब ज़रूरत है। अब जितना भी तनख्वाह मिलता था मैं सारा का सारा अपने गांव भेज देता था, लेकिन उस तनख्वाह में हमारे परिवार का अब ठीक तरह से भोजन भी अब मिल जाए वही काफ़ी था। तो दवा दारू का इंतज़ाम कहाँ से होगा। अब जो परिस्थिति थी बहुत ही डामाडोल थी। मैं उदास था। उस दिन बाबा कहीं मुझे लेके जा रहे थे। मैं बाबा से कुछ न कुछ बोलता रहता था, लेकिन उस टाइम मैं खामोश था। मैं अपने परिवार के बारे में सोच रहा था कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। अब तो पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, दवा दारू का इंतज़ाम करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा ज़रूर लगेगा। सेठ जी तो एडवांस देते नहीं, वो तो जाओ तो सीधा मना कर देंगे कि जाओ कहीं और नौकरी कर लो जहाँ एडवांस मिलता हो। मैं नहीं देता। तो उनसे तो मैं कई बार अब गुजर चुका था उस चीज़ से। मैं समझता था कि अब पैसे के इंतज़ाम कहाँ से करूँगा। ऐसा कोई मेरे रिश्तेदार में नहीं था पैसा वाला कि मैं उनसे मदद मांग सकूँ। जो भी थे हमारी तरह ही थे। मैं सही कहूँ ना, उस दिन मैं ड्राइविंग तो कर रहा था, लेकिन अपने परिवार में मैं खोया हुआ था। बाबा जी पीछे बैठे थे।
मेरी एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए थे। आज जब उनको उस जगह पर मैं पहुंचा दिया, तब कहने लगे कि राजू, अब ऐसा है कि तुम्हें 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, इसके बाद हम चल देंगे। अगर तुम्हें कुछ भूख वूख लगी है ना, तो कुछ पैसा मुझे दिए, आ जाओ बाज़ार में जो तुम्हें इच्छा है खा पी करके आ जाना। 1 घंटे के बाद हम चल पड़ेंगे यहाँ से। पहली बार मुझे कुछ पैसे दिए थे। मुझे लगा कि अरे ये तो कमाल हो गया, आज तक कभी अठन्नी मुझे नहीं दिए थे इनाम के तौर पर, और आज मुझे करारे करारे नोट दे दिए कि राजू जाओ, कुछ भूख लगी है तो खाना खा के आ जाओ। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों मैं बाबा जी से अपने बारे में बताऊं, क्या हमारे परिवार के लिए मदद करेंगे, हमें गरीबी से बाहर निकाल देंगे। मैं मन ही मन सोच लिया था कि चलो आज अगर बाबा जी कुछ जिक्र मेरे से करते हैं तो मैं अपने बारे में ज़रूर उनसे जिक्र करूँगा, क्या वो मेरी मदद कर पाएंगे। तब तक मैं जो कुछ खाना पीना था खा करके कार में आके बैठ गया था। वही टाइम के बड़े पाबंद थे वो। 1 घंटे के बाद उस जगह से बाहर आते हैं और सीधा कार में मैं गेट खोलता हूँ, बैठ जाते हैं। अभी भी मेरा मूड कोई इतना बढ़िया नहीं था। मैं परिवार के उलझनों में उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि मैं बाबा से कैसे शुरुआत करूं, कहीं गुस्सा का शिकार ना बन जाऊं, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत जल्दी आता था। मैं ड्राइव करने लगा। अभी भी मेरे चेहरे पर रौनक नहीं थी, हंसी नहीं थी, जैसा हमेशा रहा करती थी। आखिरकार बाबा ने ही पहल किया। राजू 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 बेटे, बात क्या है बेटे? आज तुम्हारे चेहरे पर परेशानी नजर आ रही है। क्या सेठ ने तुमसे कुछ बोला है क्या? बताओ हमें, अगर ऐसा कोई बात है तो। तब मैं कहने लगा, नहीं बाबा जी, सेठ जी तो हमें कुछ नहीं बोला है, लेकिन मैं कुछ ऐसी परिस्थिति से चल रहा हूँ कि मैं कैसे आपको बताऊँ। तब बाबा पीछे से आवाज़ देने लगे, अरे बताओ ना, जो मेरे लायक होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। कुछ तो बताओ, कुछ अंदाज़ा तो दो, आखिर तुम्हारे परिवार में चल क्या रहा है। तब मैं काहे के लिए रुकने जाऊं, एक एक बात अपने परिवार के बारे में, जो भी अब हम गरीबी में चल रहे थे, सब मैं बताने लगा कि देखिए बाबा, मेरे अलावा कोई मेरे घर में कमाने वाला नहीं है। मेरा पिता की तबीयत अब ख़राब हो गई, अब तो खेती गृहस्थी भी कोई करने वाला नहीं है, और इतना ज़मीन भी नहीं है हमारे पास में कि हम इतना अन्न उपजा सके। जो भी मेरी परिस्थिति थी घर की, मैं सब कुछ बता चुका था। बाबा कुछ बोल नहीं रहे थे, बिल्कुल शांत थे। मैं बैक मिरर में ड्राइव करते हुए देख रहा था। वो कभी आंखें बंद कर लेते और कभी आंखें खोल करके ना जाने क्या सोचने लगते। मुझे लगा कि कहीं बाबा नाराज तो नहीं हो रहे। ऐसा ही उनका अब ध्यान था। कभी अपने आंखें बंद कर लेते, कभी खोल लेते। मैं बैक मिरर में सब देख रहा था उनकी एक्टिविटी को। आखिरकार धीरे से बोले, राजू, ये परिवार तुम्हारा कितना दूर पर रहता है? कहाँ पर है तुम्हारा परिवार? तुम कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं अपने गांव का नाम, अब यहाँ से कितनी दूरी पर था, मैं सब कुछ बताने लगा। और तब तक फार्म हाउस आ चुका था। इसके बाद बाबा जी उतर गए। अब मैं उनका सामान उठा करके आप जिस कमरे में रुके थे वहाँ पर मैं पीछे पीछे चल पड़ा। कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आप फिर कहते हैं, राजू मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। मैं जा करके पानी ले आता हूँ, बाबा जी को देता हूँ। यही तो मेरा काम था, यही तो सेवा भाव के लिए सेठ जी ने मुझे रखा था। और फिर बाबा सोच में डूब जाते हैं। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। और तब कहते हैं कि राजू देखो, एक छोटा सा मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। मैं अब थोड़ा सा अंदर ही अंदर खुश हो गया कि बाबा जी कुछ हमें नगद नारायण दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, क्योंकि मैं जानता था कि बाबा जी गरीब तो नहीं हैं, अमीर हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कीमती घड़ियाँ पहनते हैं, तो इनके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन वो पैसे देने के मूड में नहीं थे। वो कहने लगे कि राजू अब देखो, अमावस 2 दिन के बाद में है, और अमावस की रात को मैं तुम्हारे लिए कुछ जरूर करूँगा, मुझे याद दिला देना। बात वहीं पर ख़त्म हो गई। मेरा जो हौसला था ना, बिल्कुल टूट चुका था।
ये बाबा जी मेरे लिए क्या करेंगे अमावस की रात को? मेरे घर में कोई भूत प्रेत का बाधा तो है नहीं कि ये भूत प्रेत का बाधा उतार देंगे। अरे मुझे तो धन की दौलत है, धन दौलत की जरूरत है भाई। मैं कोई भूत प्रेत से बाधित नहीं हूँ। मन ही मन अपने आप को कोसता हुआ और अपने कमरे में लौट जाता हूँ। फिर से एक बार उदासी मेरे चेहरे पर आ जाती है। मैं तो समझा था कि बाबा जी मेरा मदद करेंगे, लेकिन वो तो कहने लगे कि अमावस की रात 2 दिन के बाद में आएगी। अब मुझे याद दिलाता ना, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करूँगा। मैं समझ गया कि बाबा जी मेरे लिए कुछ करने वाले नहीं हैं, लेकिन अब मेरी ड्यूटी लगी थी तो सेवा भाव तो करना ही था। आखिरकार अमावस की रात आ जाती है और बाबा जी कहते हैं कि आज अमावस की रात को हमें शमशान चलना है। गाड़ी में बैठा लेता हूँ और उनको शमशान छोड़ने जाता हूँ। और तब खुद ही बोलते हैं कि राजू, मैंने तुमसे बोला था ना कि शमशान की रात को मुझे याद दिला देना। तुमने मुझे याद नहीं दिलाया। देखो मुझे खुद ही याद आ गया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। अब मैं क्या बोलूँ कि मैं क्या चाहता था। मेरे घर में कोई भूत प्रेत थोड़ी है कि उसके लिए तुम कोई पूजा पाठ करोगे। मेरा मन जो था ना, बस ऐसे ही बेचैन था। ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं छोड़ो, अब बोलना ही बेकार है। मैं तो सोचा था कि कुछ नगर नारायण दे देंगे, पैसा दे देंगे तो हमारी घर की स्थिति सुधर जाएगी, मेरे पापा का इलाज हो जाएगा। लेकिन ये तो अब ना जाने क्या करने वाले थे। खैर मैं शमशान में छोड़ करके और उनके बताए हुए टाइम पर मैं फिर उनको लेने के लिए आता हूँ। तब तक मैं सोता नहीं था। यह कि मैं एक बार सो जाऊँ ना तो मेरी गहरी नींद थी, आसानी से टूटती नहीं थी। ऐसा ही था, मैं नींद का कच्चा पक्का था। जब मैं जाता हूँ ना तो बाबा जी आकर के शमशान से बाहर निकल कर के इंतजार कर रहे थे। मैं डर गया कि आज बाबा जी मुझ पर नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं लेट नहीं था। उनके बताए हुए टाइम से 5 मिनट पहले मैं आ चुका था। आखिरकार बाबा जी कार में बैठते हैं पिछली सीट पर। अब फिर मैं थोड़ा सा डरा रहता हूँ। कार स्टार्ट करता हूँ और फार्म हाउस की तरफ चल पड़ता हूँ। फार्म हाउस के रास्ते में कभी भी बाबा जी मेरे से कोई बातचीत नहीं किया, ना ऐसा कुछ मुझे संकेत दिया कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। फार्म हाउस पहुंच जाता हूं और बाबा जी को जो भी सामान था मैं अपने हाथों में उठाए हुए उनके कमरे में रखने के लिए जाता हूं। रात अभी भी गहरी थी, आधी रात से थोड़ा ऊपर का टाइम हो चुका था और बाबा जी अब मुझे आवाज़ देते हैं। जब मैं कमरे से बाहर निकलने का अब कोशिश करता हूँ, अरे राजू सुनो सुनो। मैं रुक जाता हूँ। मैं फिर उनकी तरफ जाता हूँ मुड़ करके और तब मुझे एक अंगूठी देते हैं। साधारण सी तांबे की जैसी अंगूठी होती है, बाज़ार में 10-20 रुपये के 5 रुपये के आसपास की मिल जाती है। लेकिन उसमें कुछ अंक, ऐसा कुछ एक अंक लिखा हुआ था। वो किस भाषा में था मुझे इसका जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं हिंदी भी जानता था, इंग्लिश भी जानता थोड़ा थोड़ा बहुत। अब उसमें तो था नहीं। चिन्ह सा बना हुआ था जैसे कुछ उसमें अब छुपा हुआ हो। वो अंगूठी मुझे पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि राजू, ये अंगूठी तुम अपने अंगुली में पहन लो और देखना इसके बाद तुम्हारे साथ में कुछ अच्छा ही होगा। मैं अब अंगूठी तो ले लेता हूँ, पहनता नहीं हूँ। बाबा जी की तरफ देखने लगता हूँ, जैसे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इससे मेरा क्या भला होगा। शायद वो मेरे मन की बात को जान जाते हैं। कहते हैं राजू, ये अंगूठी ऐसी वैसी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए अंगूठी मंगवाई है। इस अंगूठी में अब कुछ शक्ति भी है जो तुम्हें आगे चल कर के इसका पता लगेगा। मैं अब हैरान सा बाबा जी की तरफ देख रहा था कि आखिर इस अंगूठी में ऐसी क्या शक्ति हो सकती है। मैं जानता था कि ये तो बाजार में बिकने वाली नॉर्मल सी अंगूठी सी लग रही है, इसमें भला ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है। लेकिन बाबा जी मुझे समझाने लगे कि देखो राजू, ये जो अंगूठी है ना, संभाल के रखना। किसी अपने यार दोस्त को इसके बारे में बिल्कुल मत बताना, ना किसी को देना। कोई मांगे भी ना तो अपनी उंगली से उतारना ना, जब तक तेरा काम ना हो जाए। लेकिन वो काम क्या था? मैं तो कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे लग रहा था कि बाबा जी मेरे मन की बातें पढ़ रहे हों। अब मेरी सारे प्रश्नों का अब सवाल का जवाब खुद ही दे रहे हो। मेरे तो मन में प्रश्न बहुत सारे थे कि आखिर मैं इस अंगूठी को करूँगा क्या,
क्या इससे मुझे धन दौलत मिल जाएगा? जैसे मेरे मन की बात पढ़ लिए हूँ, कहने लगे कि हाँ, ये अंगूठी से तुम्हें एक फ़ायदा ज़रूर होगा, तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। एक एक लड़की तुम्हें आएगी सपनों में, तुम्हें वो 7-8 दिन तक सपनों में नजर आएगी, तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम उससे दूर रहना। तुम उसे दोस्ती के अब उलझन में मत फंसना, बंधन में मत फंसना। फिर तुम्हारे सामने में एक दिन आ जाएगी, फिर तुमसे दोस्ती की प्रस्ताव रखेगी, लेकिन तुम दोस्ती को अब भूल जाना। वो लड़की तुमसे अंगूठी मांगेगी, तुम कहना कि हाँ, मैं अंगूठी जरूर दूंगा, लेकिन मुझे धन दे दो। धन के बदले में तुम्हें अंगूठी दे सकता हूँ। वो लड़की तुम्हें बहलाने फुसलाने का अब प्रयत्न करेगी, तुमसे प्रेम करने की कोशिश करेगी। वो कहेगी कि मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ, तुम्हारे साथ में रह सकती हूँ, तुम्हारी पत्नी की बन के भी रह सकती हूँ। तुम्हें लालच देगी, लेकिन तुम उस लालच में बिल्कुल मत फंसना। बाबा जी जो बोल रहे थे ना, मेरे सर के ऊपर से बिल्कुल निकल रहा था। कैसी कैसी बात बोल रहे थे जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना था। एक मामूली सी अंगूठी और इतना बड़ा फसाद उसमें। लड़की मिलेगी, सपनों में आएगी, फिर वो लड़की तुमसे दोस्ती करेगी। इतना बखेड़ा मैं बिल्कुल चाहता भी नहीं था। मैं तो खुद उलझन में पड़ा हुआ था, लेकिन जो बाबा जी कह रहे थे मैं सुनता जा रहा था उनकी हर एक बात को। तब वो बताते हैं कि अगर वो अंगूठी तुम अपनी अंगुली से अगर निकाल के एक बार लड़की को दे दिए गलती से, फिर तुम्हारे पास में पैसा नहीं आएगा। पहले तुम उससे धन मांगना, उससे वादा करना कि तुम मुझे धन दो और तब मैं अंगूठी मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर वो धन दे देती है, किसी न किसी रूप में तुम्हें देगी। अगर वो एक बार वादा कर लेती है ना, तो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती। उस टाइम चाहोगे कि वो धन तुम्हें दे देगी, ऐसा संभव नहीं है। वक्त जब आएगा खुद तुम्हारे पास वो धन चला आएगा, तुम्हें रास्ते में मिल जाएगा। कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा अब लगेगा कि हाँ, मेरे पास में धन आ गया है, लेकिन तुम्हारे हाथों में धन नहीं पकड़ाएगी। बस मुश्किल है कि वो वादा जल्दी से नहीं करती है। तुम उसकी वादा को अब एक तरह से बना के रखना, उससे वादा लेना कि हाँ, अगर आप वादा करती हो तो वादा करो। अगर एक बार उसने वादा कर दिया ना, इसके बाद वो अंगूठी मांगे तो तुम उसको अंगूठी आराम से निकाल के दे सकते हो। तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, अब उसका काम शुरू हो जाएगा। वो कैसे तुम्हें कहाँ पर धन देती है उसका हेडेक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि तुम्हारे परिवार के चलाने लायक धन बिल्कुल वो दे सकती है। जब मैं इतनी बात सुनता हूँ ना, मैं हैरान हो जाता हूँ कि बाबा जी ये धन दिलवाएंगे, क्या ऐसा संभव है? मुझे आज भी इस चीज़ को विश्वास नहीं था कि ऐसा मेरे साथ में हो सकता है। मैं ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था और मैं इतना ज्ञानी भी नहीं था कि मैं ना समझ सकूं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा कौन सी लड़की मेरे सपनों में आएगी, मुझसे दोस्ती करेगी या फिर वो मेरे सामने आ जाएगी, मुझसे प्रेम करने लगेगी, अंगूठी मांगेगी? बड़ा बखेड़ा था, लेकिन बाबा जी कह रहे थे कि ये काम तुम्हारे साथ जल्द शुरू हो जाएगा। जब से तुम अंगूठी धारण कर लोगे ना, तब से तुम्हारे साथ ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एक दिन लेट हो सकता है, 2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर, ये तो निश्चित है। तुम इसके लिए तैयार रहना। और बाबा जी कहते हैं कि कल मैं निकल जाऊंगा, अब फिर मैं 2-3 महीने के बाद लौटूंगा। अब इसके बाद तुम गरीब नहीं रहोगे। बाकी उनके बात में अब दम तो लग रहा था। जिस हिसाब से वो बोल रहे थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस जो उनका था ना, बहुत हाई था। वो कह रहे थे मैं लौटूंगा ना 3-4 महीने के बाद में, तब तक तुम गरीब नहीं रहोगे। तुम्हारा परिवार जो है ना, गरीबी से जूझ रहा है, उससे तुम बाहर निकल जाओगे। अपने पिता का इलाज कराना, उनको भूलना मत। पहले पिता माता है, इसके बाद में सारी दुनिया है। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि धन दौलत आ जाए तो अपने माता पिता को भूल जाओगे। अब फिर कहीं उस लड़की के माया जाल में मत फंस जाना। वो ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो माया जाल तुम्हारे ऊपर फेंक सकती है। उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी में मुझे बहुत समझाए, अब फिर अंगूठी तो मैं पहन लिया उनके सामने ही। तब वो मुस्कुरा पड़े थे। खैर मुझे रात में सोया, मुझे कुछ सपना अपना
कुछ भी नहीं आया। मुझे लगा कि सब फालतू बातें हैं, बेकार की बातें हैं। ऐसा होता तो सारी दुनिया आज अमीर हो जाती। ये बिना मतलब की बात है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। मैं अंगूठी निकालने की कोशिश भी करने लगा ना, वाकई अंगूठी मेरी उंगली में आसानी से अब सेट तो हो गई थी, लेकिन वो निकलने में दिक्कत हो रही थी। अब मैं सोचा कि चलो रहने देते हैं, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये मेरा क्या बिगाड़ रही है, उंगली में तो पड़ी हुई है, चलो देखा जाएगा, नहीं तो बाद में साबुन वाबुन लगा करके आराम से निकाल लूँगा। मैं निश्चित हो गया था। वो बाबा जी अपने आश्रम लौट गए थे। कहाँ कहते थे वो तो मुझे मालूम भी नहीं था। खैर मैं अपने अब सेठ जी के काम में लौट आता हूँ। बाबा जी के जाने के बाद अब सेठ जी के घर पे मेरी नौकरी लग जाती है, ड्यूटी लग जाती है। अब उनके परिवार को, महिलाओं को, लड़कियों को और कुछ बुजुर्ग थे उनको डॉक्टरों के पास उनको शॉपिंग कराना, यही तो मेरा काम था। यही सब मैं करता था। सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और मैं खाना पीना जो भी मुझे वहाँ से मिल जाता था, पेट भर के अब फिर आराम से सो जाता था। अगले दिन की चिंता करता था कि अब अगले दिन क्या होगा, मुझे कहाँ जाना होगा, कहाँ ये परिवार लेके जाएगा, और ऐसे में सो जाता था। ऐसा तो 3-4 दिन तक मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ। और तब मुझे लगने लगा कि बाबा जी झूठ बोले हैं। अगर कोई लड़की सपने में आती तब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आई। मुझे लगने लगा पूरा 1 हफ्ता अब बीत चुका था अंगूठी को धारण किए हुए, और अभी तक ऐसा कोई सपना मैं कुछ देखा नहीं था। मुझे अब ऐसा लगने लगा कि बाबा झूठे हैं, ऐसा कोई इस अंगूठी में शक्ति नहीं है। और आखिरकार मैं जो बता रहा हूँ, मुझे एक दुखद खबर मिलती है। मेरे गांव का पड़ोसी अब मेरे पास में आता है और कहता है कि राजू भाई जल्दी से जल्द घर पहुंचो, तुम्हारी पापा की हालत सीरियस है। मैं बहुत खौफ में भर जाता हूँ, डर जाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मैं सेठ के पास जाता हूँ, उनसे मिन्नतें करता हूँ कि सेठ जी कुछ पैसे आप मुझे छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं अपने पापा के पास जाऊँ, उनका इलाज करा सकूँ। सेठ जी मेरी बात सुनते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। मैं अपनी बात को कई बार दोहराता हूँ, तब सेठ जी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है सब्र रखो, मैं एक बार सुन लिया ना। अब फिर पूरे महीने की सैलरी और एक सैलरी अलग से मुझे देते हैं। कहते हैं राजू तुम जाओ अपने पिता का इलाज कराओ। देखो अब तुम मेरे पास लौट के मत आना, मैं कोई दूसरा ड्राइवर रख दूंगा। मैं देख लिया कि तुम कैसे हो। ना जाने सेठ मुझसे क्यों खपा हो गए थे। लेकिन मुझे उस टाइम सेठ जी से उलझना नहीं था, ना मैं उनसे कोई बात करना चाहता था। पैसे मुझे मिल चुके थे और मैं सीधा अपने गांव भागता हूँ। वहाँ जाता हूँ तो मेरे पापा का हालात नाजुक था, जैसा मेरे पड़ोसी ने बताया था। मैं अपने पिता का इलाज कराने लगता हूँ, जो भी पैसा ले जाता हूँ सब पानी की तरह बह जाता है, लेकिन मेरी पिता का जान बच जाता है। मैं थोड़ा संतुष्ट होता हूँ कि चलो मेरे पिता अब सुरक्षित हैं। डॉक्टरों ने बोला था कि पिता को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें, ताकतवर चीज़ें खिलानी है, और इनको रेस्ट की ज़रूरत है, और इनके दिमाग में टेंशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं जानता था कि जो डॉक्टर ने बोला है करना ही पड़ेगा, लेकिन टेंशन में तो बीमार पड़े थे। जहाँ तक मुझे लग रहा था वो रात दिन सोचते रहते थे कि अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा, एक लड़का है कमाता है और इतना पैसा नहीं। मैं जानता था कि वो मेरी टेंशन में ज़्यादा रहते थे। खैर मामला अब संभल चुका था, अब मैं तो अब बेकार हो चुका था। सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। वो बात ही ऐसी थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। सेठ जी एक ज़रूरी मीटिंग में थे और मैं उस मीटिंग का परवाह नहीं किया, सीधा उनके पास चला गया था। इसी वजह से शायद सेठ जी नाराज़ हो गए थे। अब इतने लोग के बीच में मुझे वो एक सैलरी एडवांस का दे चुके थे। लोगों को शायद दिखाए थे कि मैं दयालु हूँ, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि पहले पापा का जाके इलाज कराओ, अब मैं अपने लिए कोई दूसरा ड्राइवर ढूंढ लूँगा। मैं समझ गया कि अब मेरी नौकरी तो गई, अब तो वहाँ जाना बेकार है। और रहा अंगूठी तो मैं उसको भूल ही चुका था।
मैं इतना जान चुका था कि बस बाजार में 5-10 रुपए वाली बिकने वाली एक मामूली सी अंगूठी है। वो बाबा मेरे लिए कुछ नहीं किए हैं। वो सीधा अमीरों के लिए काम करते थे, गरीब को तो वो अब बिल्कुल समझते ही नहीं थे। इस तरह मैं अपने पापा को छोड़ के नहीं जा रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अपने गांव में गुजारूं, पापा का सेवा भाव करूं, पापा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, चलने लगे, और तब मैं नौकरी के जुगाड़ में कहीं निकलूँगा। और तब तक मैं अपने पापा को अब अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। मम्मी का भी यही कहना था, परिवार के लोगों को यही कहना था कि राजू अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम नमक के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन तुम परिवार के साथ रहो। वाकई में अंगूठी को तो मैं भूल चुका था कि मैंने अंगूठी पहन रखी है। इस घटना के बाद मैं एक रात सोया हुआ था अपने कमरे में। अब मैं जो सो जाता था ना, मुझे बड़ा गहरी नींद लगती थी। ऐसी नींद लगती थी कि मेरे पास में कोई ढोल भी जाकर बजाए ना, तो मैं गहरी नींद में हूँ ना, जगने वाला नहीं है। जब तक मुझे कुछ हिलाए डुलाए नहीं, तब तक मैं जगने वाला था ही नहीं। ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। मुझे तो होश ही नहीं रहता था सोने के बाद में। अब वैसे ही मैं बेहोशी का नींद सोया हुआ था। मैं अपने भविष्य के बारे में कब सोचते सोचते नींद आ गई और मैं सपनों की दुनिया में अब आ चुका था। मैं देख रहा हूँ कि अपने आप को एक जंगल में पाता हूँ। हाँ, जंगल में बड़ा अजीबोगरीब मैं देख रहा हूँ। अब पेड़ लगे हुए, फलों का पेड़, फूलों का पेड़, जो मैंने कभी देखा नहीं। एक अलग सी दुनिया मुझे महसूस हो रही थी कि मैं एक अलग दुनिया में आ चुका हूँ। और वहाँ पर जो पक्षी भी दिखाई दे रहे थे, आसमान में उड़ रहे थे ना, मुझे बड़ा अजीब अजीब से लग रहे थे। सफ़ेद रंग का पक्षी और काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे थे, और आवाज़ भी उनकी बहुत मीठी, जैसे सुर में बोल रहे हों। अजीब ही माहौल था वहाँ का। मुझे लग रहा था कि मैं एक दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ उस जंगल में। चाँद निकला हुआ है और चाँद की रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा ही कुछ पड़ रहा है, जैसे लग रहा है कि दिन का उजाला हुआ पड़ा हो। अब मैं उस जंगल में भटक रहा हूँ, इधर से उधर, बिना मतलब का कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। सपने में अपने आप से सवाल पूछता हूँ, अरे मैं कहाँ आ गया? मैं तो अपने गांव में होना चाहिए था, शहर में होना चाहिए था, इस जंगल में कैसे आ गया? और तब मुझे एक हंसी सुनाई पड़ती है, एक लड़की की हंसी मेरे पीछे से आती है। अब मैं पलट के देखता हूँ ना, तो बस देखते ही रह जाता हूँ। सफ़ेद कपड़ों में लड़की मुझे दिखाई देती है, हाइट भी अच्छी खासी थी, और इतनी खूबसूरत कि हीरोइन भी फेल हो जाए। एकदम चेहरा चमकता हुआ वो हंसते हुए मुझे इशारा करती है, सुनो सुनो राजू तुम्हारा नाम है ना? मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ, ये मेरा नाम कैसे जानती है? मैं तो आज तक इस लड़की से कभी मिला नहीं। ये जंगल में हम कर क्या रहे हैं? ये लड़की कौन है? मैं कैसे जंगल में आ गया? सपनों की में ये सब चल रहा है। तब वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम्हारा पता ही नहीं चल रहा था कि तुम हो कहाँ पर, लेकिन आखिरकार मैंने आज तुम्हें पा ही लिया। आओ आओ मेरे साथ में आओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे एक तालाब के किनारे अब बिठा देती है, खुद भी बैठ जाती है। कहती है कि पहले बताओ मैं तुम्हें कैसी दिखती हूँ। अस्पष्ट साफ बोलती है कि मैं कैसी दिखती हूँ। मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ और कहता हूँ कि तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम हो कौन? वो कहती है छोड़ो, मैं कौन हूँ, तुम राजू हो ना? मैं बोला हाँ मैं राजू हूँ। तब तो मैं सही जगह पर आ गई हूँ। अब सुनो, तुमसे एक ज़रूरी काम है। मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ, पहचानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर इतनी सुंदर लड़की हम जैसे गरीबों के पास में कर क्या रही है। इसके लिए तो एक से एक बड़ा सुंदर लड़का अमीर घर का मिल सकता है, तो मेरे पास में क्या आई है, क्यों आई है? तब अपनी मकसद पर आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास में जो काम से आई हूँ ना, वो काम तुम ही कर सकते हो। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि आखिरकार मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ, किसी के काम तो आ सकता हूँ। मैं हंसी हंसी बोलता हूँ, जी बताइए कौन सा काम करना है? तब वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वाकई में सपने में भी दंग रह जाता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मैं गरीब परिवार का हूँ और मेरे तो हालत ही कुछ अलग है।
अब मैं अपने आप को सोचता हूँ और खुद अपने आप को देखता हूँ, उस लड़की को देखता हूँ, कैसे मेल हो सकता है। ये तो कपड़े लत्ते से देखने में अमीर परिवार की लग रही है और इतनी सुंदर है कि कोई लड़का इस पर लट्टू हो सकता है, इसको अपना दिल दे बैठ सकता है, शादी कर सकता है। ये मेरे पास में क्यों आई? मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। और तब कहती है कि डरो मत, मैं तुमसे प्यार कर रही थी। मैं तुम्हें सपनों में कई बार देखी हूँ, तुम मेरे सपने में आए थे और तब से तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम कहाँ मिलोगे, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हें पा ही लिया। सही में मैं उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाता हूँ। और फिर वो लड़की मुझे लेके जंगल के अंदर जाती है। वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कॉटेज से बना हुआ है, छोटे छोटे कॉटेज हैं और कॉटेज का दरवाज़ा सबका बंद है, एक दरवाज़ा खुला हुआ है। उस दरवाजे में मुझे लेके जाती है और जब उसमें पहुँचता हूँ कॉटेज में तो देखता हूँ कि वहाँ पर अजीबोगरीब फल फ्रूट सब कुछ मेवा वगैरह सब पड़ा हुआ है, जो हमारी नज़रों में ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। कहती है भूख लगी है ना, लो खाना खाओ, इसमें तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, दिमाग ज़्यादा मजबूत होगा। मुझे वो मेवा खिलाने लगती है, फल फ्रूट खिलाने लगती है। अब मैं सपने में खाता रहता हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि मैं सपनों में नहीं, रियल में खा रहा हूँ। उनके स्वाद भी मुझे महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा स्वाद था उन फलों का और ड्राई फ्रूटों का। अब बाकी मुझे एहसास होता है कि मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन सा हो रहा है, ताकत आ रही है। और फिर प्यार तो कर रही, मैं भी उससे प्यार करने लगता हूँ पहले ही मुलाकात में। और फिर वो लड़की अब एक बिस्तर पर लेके जाती है और कहती है कि चलो अब रात यहीं बिताते हैं, कल सुबह की सुबह देखी जाएगी। मैं कहता हूँ कि मुझे अपने घर जाना है, मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर कैसे आ गया मुझे खुद मालूम नहीं। मेरी पापा की तबीयत खराब है, मुझे घर पहुँचना है। और तब कहने लगी कि अभी तो रात है ना, सुबह में अपने घर में चले जाओगे, आओ कुछ पल हमारे साथ भी गुजारो। और इसके बाद हम दोनों एक ही पलंग पर सो जाते हैं। जो एक स्त्री पुरुष अब साथ में होता है, वो खेल शुरू हो चुका है। अब मैं बड़ा खुश हूँ। मैं उस लड़की को पा करके अब फूले नहीं समा रहा हूँ। मुझे लगा कि मेरी सपनों की रानी मिल चुकी है। आखिरकार जब मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं अपने आप को अपने बिस्तर पर पाता हूँ, उसी बिस्तर में, उसी घर में जहाँ पर मैं अपने परिवार के साथ रहता था। वो जंगल कब गायब हो गए, लड़की कब गायब हो गई, लेकिन मेरे मुंह में वो कुछ खुशबू, कुछ फलों का मीठापन अभी भी मौजूद था। अब मैं अपने मुंह को जब देखता हूँ, यार मैं क्या खा रहा था। और तब मुझे सपनों में सब कुछ याद आने लगता है, उस लड़की की कही हुई बातें, प्रेम मिलन और वो फलों का अब स्वादिष्ट अब स्वाद अभी भी मेरे मुंह में आ रहा है। मैं अपने मुंह को अब देखता हूँ ना, तो उसमें कुछ ऐसा महसूस होता है कि हाँ अभी मेरे मुंह में कुछ फल का ऐसा चीज़ है। मैं चबाता हूँ और वही स्वाद आता है। वाकई में उसी रात मैंने ये सपना देखा था। जग जाता हूँ तब तक सुबह हो जाती है। अब इसके बाद मैं उस सपने में खो जाता हूँ कि क्या ये आज रात ही मैंने सपना देखा था, इतना सुहाना सपना, क्या ये फिर सपना आएगा। अब अपने परिवार में जो भी काम है उसमें लग जाता हूँ और इसके बाद सब कुछ भूल जाता हूँ। लेकिन बाबा की बात अब मुझे याद आने लगती है। बाबा ने कहा था कि कुछ दिनों में, हफ्ते में, 3 दिन में, 4 दिन में ये तुम्हारे साथ में शुरू होगा। तुम अपने आप को तैयार रखना, तुम उसके प्रेम जाल में मत फंसना। मुझे याद आने लगता है और तब मुझे लगता है कि मैंने तो गलती कर दी है, मुझे उसके प्रेम जाल में फंसना नहीं था। और तब मुझे लगने लगा कि जो भी मेरे साथ में हुआ था, फल फ्रूट खाया था, उसके साथ मैंने रात बिताई थी, ये सपनों की बात नहीं थी, ये सब कुछ रियलिटी में हुआ था। मैं खौफ में भर जाता हूँ कि अब क्या, मैंने तो गलती कर दिया। अब तो जो भी मुझे मिलना था वो कुछ भी नहीं मिलेगा। अंगूठी मेरे हाथ में थी, अभी भी सुरक्षित अंगूठी थी। उस लड़की ने अंगूठी का जिक्र तक नहीं किया था, बस वो मुझसे प्रेम करी, मुझे खाना खिलाया, भोजन कराया, मेवे मिष्ठान खिलाए और कुछ नहीं। दूसरी रात आती है तो कोई सपना नहीं आता है, बिल्कुल आराम से सोता रहता हूँ।
तीसरी रात को फिर वही सपना आता है। मैं वो इसी जंगल में, उसी जगह पर, सब कुछ पहले की तरह हो रहा है। अब मैं थोड़ा डर रहा हूँ। जब लड़की मुझे बिस्तर पर लेके जाती है ना, तब मैं मना करता हूँ, नहीं नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आ सकता, मैं आपके लायक ही नहीं, योग्य नहीं हूँ। अब वो लड़की मुझ पर माया जाल डालने लगती है कि नहीं, तुम तो मेरे लायक हो ही, तुम तो मेरे लिए बने हो, तुम मुझसे शर्माओ मत और ना चिंता करो। अब उसका इशारा जो था ना, मैं बिल्कुल समझने लगा था, क्योंकि बार बार वो मेरी अंगूठी की तरफ देख रही थी। अब वही होता है, कुछ देर के बाद में, मन बहलाने के बाद में, फिर वो लड़की कहती है, ये अंगूठी तो बड़ा प्यारी है, ये अंगूठी क्या मुझे दे सकती हो? बाबा की कही हुई बातें बिल्कुल सपनों में भी याद आ रही थी। अब मैं कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अंगूठी नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल अंगूठी नहीं दूंगा, मैं आपको छूने भी नहीं दूंगा। तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है, बस एक मामूली सी अंगूठी के लिए मेरा दिल दुखा रही हो? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, जो चाहोगे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। क्या तुम अब इतना काम नहीं कर सकते? मेरे लिए एक छोटी सी अंगूठी अब तुम दे नहीं सकते? मुझे लगा कि मैं बहुत गलती कर रहा हूँ। इस अंगूठी में ऐसा क्या है, मैं इसको रुला दिया। नहीं नहीं, मैंने गलत किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। तब मुझे बाबा की बात याद आ जाती फिर से। बाबा ने कहा, वो तुम्हें फुसलाने की कोशिश करेगी, कुछ ड्रामा करेगी, कुछ नौटंकी दिखाएगी, अपने प्यार को अब बोलेगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम उसके लालच में मत फंस जाना। वो अंगूठी जब तक तुम वादा ना कर लो तब तक उसको देना मत। अगर एक बार वादा कर लेती है ना, तो समझो तुम्हारा ज़रूर काम हो जाएगा। मुझे वो बात बिल्कुल सपनों में भी याद आ रही है। फिर मैं उस लड़की से कहता हूँ कि आप रोइए मत, बिल्कुल शांत हो जाइए, मैं अंगूठी दे सकता हूँ आपको। लड़की खुश हो जाती है, आंखों के आंसू पोंछने लगती है। कहती, लाओ फिर दे दो। मैं कहने लगा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक वादा करना पड़ेगा। जब मैं वादा का नाम लेता हूँ ना, वो पीछे हट जाती है। कैसा वादा, कौन सा वादा? मैं बोलने लगा कि देखिए, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मैं कुछ धन चाहता हूँ आपसे, ताकि मेरी परिवार आराम से चल सके। मैं ज़्यादा नहीं, मैं अपने घर चलाने के लिए मांगना चाहता हूँ। मेरे पापा का अभी भी बिल्कुल इलाज हुआ है, अभी भी उनको अब सेहतमंद बनाना है, उनके लिए भी पैसे चाहिए। मेरे घर परिवार बड़ा दुखी है। अभी मेरा जो ऐसा परिवार है, मेरी नौकरी भी जा चुकी है, पैसे की बहुत मारामारी है। अगर आप थोड़ा सा मुझे धन दिला सकती हो, आप वादा कीजिए, तो मैं आपको अंगूठी बिल्कुल दे सकता हूँ। सपने में ये सब बातें हो रही है। लड़की सोचती है, आप फिर पूछती है कि क्या तकलीफ़ है तुम्हें? मैं अपने घर का तकलीफ़ पूरा बताता हूँ कि मेरी नौकरी भी चली गई है, सब कुछ बताता हूँ। पापा का इलाज कराया, अब ऐसे ऐसे खर्च हुआ, पैसे तो मेरे पास में है नहीं। तब उसको लगता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तब वो आंखें मूंद लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अब वो एक बार जो वादा कर लिया ना, वो मुकर नहीं सकती थी। बाबा जी का कहना था। मैं मन ही मन बड़ा खुश हो जाता हूँ और फिर अपनी उंगली से अंगूठी निकालने लगता हूँ। और जो उंगली में मेरी अंगूठी फंसी हुई थी, मुझे लगा कि साबुन की अब इस्तेमाल से करके झाग लगा करके तब मैं निकाल सकता हूँ। और वो अंगूठी बड़े आराम से निकल जाती है। मैं उस लड़की को दे देता हूँ और लड़की बड़ा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम आप लौट जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रयत्न करूँगी, जितना हो सकता है मैं तुम्हारे लिए धन जरूर दूँगी, तुम जाओ अपने घर। अब मैं सपने में उससे उठता हूँ उस जगह से और फिर अपने रास्ते पर चलने लगता हूँ। मुझे रास्ते का ध्यान नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे डर लगता है, मैं लगता है कि मैं अंधेरे में कहीं खो न जाऊँ। अचानक एक झटका लगता है और तब मैं अपने आप को बिस्तर पर पाता हूँ। सबसे पहले मेरी उंगली पर निगाह जाती है। मैं देखता हूँ तो मेरी उंगली में अंगूठी नहीं है और तब मुझे झटका लगता है और तब वो सपने की बात मुझे याद आ जाती है। अरे, ऐसा ही तो मैंने सपना देखा था कुछ देर पहले। तो क्या उस लड़की ने वादा कर लिया? सब कुछ मुझे याद आ जाता है। मैं मन ही मन अब थोड़ा सोचने पड़ जाता हूँ, क्या वो लड़की मुझे धन देगी? कब देगी? कैसे देगी? मैं अपने परिवार में किसी से नहीं बताता हूँ।
सुबह हो चुकी है, अपने काम में हम सारे लग चुके हैं। पापा का स्वास्थ्य धीरे धीरे अब सही हो रहा है। मैं देख रहा हूँ उनको कि ऐसे ही कुछ दिन चलता रहेगा तो पापा अपने पैरों पर अब चल फिर सकेंगे। मैं बड़ा अंदर से खुश था। मैं चलो कुछ नहीं कर पाया तो पापा का कम से कम इलाज तो कराया। मैं बेहद खुश था। अपने काम में सारे परिवार लगे हुए थे। थोड़ी सी हमारी खेती बाड़ी थी और उसमें हमारे परिवार के लोग सब्जी उगाया करते थे और वही सब्जी उगा हुआ था। हम उसी में मेहनत करते थे, खुरपी चलाते थे, पानी देते थे, क्यारी बनाते थे। सारा दिन का यही काम हमारा चलता था। कुछ सब्जी निकलती थी और उसको माँ अब अपने ही गांव में बेच देती थी। कुछ नगद पैसा आता था तो हमारा उससे कुछ काम चलता था। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन वो लड़की कभी सपने में दोबारा नहीं आई। हफ्ता दिन गुजर चुका था। मेरी अब जो सब्र की बांध थी ना, वो टूटने लगी थी कि कब पैसा आएगा। मैं अपना जो बात थी किसी परिवार के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था। बाबा जी ने मना किया था, मुझे सब कुछ मालूम था। मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता था कि कब तक पैसा आएगा, कब तक धन आएगा या कैसे धन आएगा। हम रात दिन अपने खेतों में लगे रहते थे उस धन की आस में कि कुछ न कुछ धन आएगा जिससे हमारी गरीबी दूर होगी। एक बार वो लड़की ने वादा कर लिया है तो ज़रूर हमारे लिए धन का इंतज़ाम जरूर करेगी। उस दिन को मैं अपने खेतों में फवाड़ा चला रहा था। सब्जी उगाने के लिए अब बीज लगाना था। फवाड़ा चलाते चलाते मैं पसीने से नहा चुका था। अचानक फवाड़ा जो एक धातु से टकराता है, टन से आवाज़ आती है। और तब मैं अब देखने लगता हूँ कि आखिर हमारे खेत के अंदर में ये आवाज़ कैसी आई। खुदाई करने लगता हूँ और तब मुझे कुछ ऐसी पोटली सी दिखाई देती है। पोटली जो थी ना, एक छोटे से जैसे संदूक था, जैसे बच्चे के खिलौने नहीं होते हैं उस टाइप के। उसी पर मेरा फवाड़ा लगा था और तब वो टूट चुका था। मैं देखता हूँ उसमें सोना चांदी के जेवर, पुराने जेवर मुझे दिखाई देते हैं। सब ज़मीन में, मिट्टी में। अब एक तरह से वो बक्सा टूट गया था, छोटा सा बक्सा, और सब बिखर गए थे। मैं सोच में पड़ जाता हूँ। उस जेवर को मैं उठाता नहीं। आप मैं एकदम बिल्कुल सोच में पड़ जाता हूँ, ये हमारे खेत में कैसे निकला। इतना दिन से हमारे पापा मेहनत कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, आज तक तो नहीं निकला, आज कैसे निकल गया। तब मैं होश में आता हूँ। इन चीज़ों को देख करके मैं इकट्ठा करता हूँ सोने चांदी के जेवर को, और तब मुझे लगता है कि ये तो बड़ा कीमती है। सारा इकट्ठा करता हूँ, अपने घर में ले जाता हूँ और अपने पापा के सामने रख देता हूँ कि पापा ये देखो हमारे खेत में से निकला है। पापा देखते हैं और कहते हैं अरे बेटा वाकई में हमारे खेत से निकला। मैंने बोला हाँ पापा ये हमारे खेत में निकला है। और तब कहते हैं कि बेटा ये तो बड़ा महंगा चीज़ है, ये तो सोने चांदी है, वो भी पुराने ज़माने की, ये तो बड़ा कीमती है। और तब मुझे ध्यान आ जाता है बाबा जी की कही हुई बात कि बेटा कब धन मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जब एक बार लड़की ने वादा कर लिया तो सोचो, समझ लो कि बस कुछ दिनों के बाद में वो धन तुम्हें जरूर मिलेगा किसी न किसी रूप में। हाँ मैं अब समझ जाता हूँ। हाँ मैं मन ही मन खुश हो जाता हूँ। और उसी धन से मैं अब शहर नहीं जाता हूँ। अपने लिए घर का जो मरम्मत था वो कराता हूँ, पापा का सेहत का ख्याल रखता हूँ और एक छोटा सा बिजनेस अपने गांव में कर लेता हूँ। और उसी के वजह से, उस धन के वजह से मैं अब मेरा परिवार सब सुख में आ चुके हैं। शादी ब्याह भी मेरा हो चुका है, बाल बच्चे भी हैं। और इसके बाद मैं शहर में कभी नहीं गया नौकरी की तलाश में। अब मुझे अब जाने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन उस धन को मैंने बड़ा ही सही ढंग से खर्च किया। एक पैसा भी मैंने गलत कामों में कभी नहीं लगाया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी राजू जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप किसी पे मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। अब फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर।
आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।